नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पाथफाइंडर पे समाधान प्रीलिम्स वाली सीरीज में, जिसमें कि हम लोग आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग ऑलरेडी दोस्तों कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिए। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और पॉलिटी की जो वीडियोज हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं। आज मैं आपके सामने साइंस एंड टेक की वीडियोज को शुरू करने वाला हूँ। इसमें भी मैं 3 से 4 अलग अलग सेट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, विच आई फील कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन वीडियोस को मिस बिल्कुल मत करना। स्पेशली साइंस एंड टेक और आईआर की वीडियोस को मैं आने वाले 2 से 3 दिन में इसको खत्म कर दूंगा और आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प यहां पर मिल सकती है। सो प्लीज इसको डेफिनेटली आपको देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए अपीयर कर रहे हैं। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। जो दोस्त हमें फॉलो करना चाहते हैं वो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, पाथफाइंडर का जो अग्निपथ बैच है वो शुरू होने वाला है। 11 ही दिन बाकी हैं उसमें और वो शुरू होने वाला है 1 जून से। 1 जून 2023 से बैच शुरू होने वाला है। इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 8,000 रुपए यहां पे दोस्तों रखा गया है। इसमें एनरोल करने के लिए जो कोड आपने यूज करना है दैट इज अनी यूपीएससी। इसके बाद आपको ये वाला प्राइस यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और ये बैच बाय द वे हिंदी में भी अवेलेबल है और वो वाला बैच आपका 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। कोई भी डाउट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको भर दीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। हिंदी माध्यम के लिए एक स्पेशल वीडियो हमने बनाई है दोस्तों कि हिंदी माध्यम से तैयारी को कैसे शुरू करें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाकर के देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर लाइव हो चुकी है। ऑल राइट, आज के वीडियो में टॉपिक्स केवल 4 ही होंगे, लेकिन इन चारों टॉपिक्स में काफी सारे फैक्ट्स थे, इसीलिए मैंने 4 ही टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। वांटेड टू कीप मोर, लेकिन क्योंकि यहीं पर हमें बहुत सारे फैक्ट्स कवर करने पड़ेंगे इसीलिए मैंने टॉपिक्स को केवल 4 टॉपिक्स तक ही सीमित रखा है। ऑल राइट, सो सबसे पहले आर्टेमिस 1 की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों पिछले साल 2 बार सुर्खियों में आया था। पहली बार सुर्खियों में आया था 16 नवंबर को और उसके बाद दोस्तों ये 11 दिसंबर को भी सुर्खियों में आया था, बिकॉज 16 नवंबर को ये टेक ऑफ हुआ था और 11 दिसंबर को ये वापस धरती पर पहुंच गया था। ये नासा के द्वारा आर्टेमिस 1 मिशन को चलाया गया, सक्सेसफुली लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर। तो जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्टेमिस 1 क्या चीज है, आर्टेमिस 2 क्या चीज है, आर्टेमिस 3 क्या चीज है। पहली बात तो ये है, एंड साथ ही में ये वाला जो मिशन बेसिकली चलाया गया था ये क्यों चलाया गया है वो भी जानना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले तो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये असल में मिशन पूरा आर्टेमिस प्रोग्राम है, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि इसके 3 अलग अलग लॉन्चेस होने वाले हैं। जो आपका आर्टेमिस प्रोग्राम है ये एक रोबोटिक और ह्यूमन मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, जिसमें नासा के साथ साथ और भी कई सारी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद जाक्सा जापान वाली एंड उसके बाद कनाडा वाली, यानी कि यूएसए, ईयू, जापान एंड कनाडा, ये सारी ही यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। इनका उद्देश्य क्या है, टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट द मून। तो बेसिकली ये ह्यूमन प्रेजेंस को लॉन्ग टर्म लेवल पे बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी चंद्रमा पे, और इसीलिए ये पूरे के पूरे मिशन को कंडक्ट किया जा रहा है। इसी मिशन के चलते बल्कि नासा इज आल्सो प्लानिंग टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून। अभी तक जो है केवल वो मेन ही गए हैं, जब भी गए हैं, तो ये पहली महिला को भी लैंड करने का प्रयास यहाँ पे आर्टेमिस मिशन के द्वारा किया जाएगा। आर्टेमिस 1 की अगर बात करें जो कि सुर्खियों में था, तो ये दोस्तों अनक्रूड मिशन है। इसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट साथ में नहीं गया था, नासा का मिशन है ये, ठीक है। आपने सुना होगा अपोलो मिशन जो कि यूएसए के द्वारा करे गए थे, आज से लगभग 50 साल पहले की बात है, 70s की बात है। ये उस टाइम पे करे गए थे, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। तो अपोलो मिशंस, जो ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो आपने वर्ड सुना होगा, तो अपोलो की जो बहन है उनका नाम आर्टेमिस है और उन्हीं के नाम पे ये वाला मिशन बेसिकली आर्टेमिस मिशन रखा गया है। ये जो 2 चीजों को टेस्ट करने के लिए आर्टेमिस 1 मिशन को भेजा गया था, एक था इनका स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, जो कि इनका रॉकेट है जो कि पूरे मॉड्यूल को लॉन्च करेगा, एंड ओरायन क्रू कैप्सूल। तो ये SLS जो है ये लार्जेस्ट न्यू वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है जो कि नासा ने बनाया है सिंस दी सैटर्न 5 रॉकेट्स, जो कि इन्होंने 70 में यूज किए थे। उसके बाद सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। और अच्छी बात यह है कि यह मिशन सक्सेसफुल था क्योंकि 11 दिसंबर को यह वापस धरती पर भी पहुंच चुका था। नाउ अगर हम इसी के साथ संबंधित जो फ्यूचर मिशन हैं उनकी बात करें, इस तरह के सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं, ध्यान से सुनना। आर्टेमिस 2 की बात करें तो वो दोस्तों 2024 में यानी कि अगले साल होने वाला है। उसमें क्या खास बात होगी कि उसमें आपका जो स्पेसक्राफ्ट है, जो जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स ने जाना है, जिसका
जिसका नाम ओरायन है, वो भी आपके साथ में जाएंगे। तो उसमें आपका क्रू जो है वो साथ में जाएगा। इट विल बी अ टेस्ट मिशन टू कंफर्म दैट ऑल ऑफ द स्पेसक्राफ्ट सिस्टम विल ऑपरेट एज डिजाइंड व्हेन इट हैज ह्यूमंस ऑन बोर्ड। ध्यान रखिए कि इसमें क्या होने वाला है कि आपका जो साथ में स्पेसक्राफ्ट जाएगा एस्ट्रोनॉट्स वाला, वो वाले एस्ट्रोनॉट्स मून पर नहीं जाएंगे। वो क्या होगा कि मून का एक फ्लाई बाय करके आएंगे, इस तरीके से वापस आएंगे। तो वो बेसिकली धरती पर वापस आ जाएंगे, मून के बाहर बाहर से ही वापस आ जाएंगे। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में फ्लाई बाय बोलते हैं। नाउ ये आर्टेमिस 2 मिशन जो है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द आर्टेमिस 1 मिशन, बस फर्क ये है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे जो कि ओरायन के साथ भेजे जाएंगे। जो फाइनल मिशन होगा आर्टेमिस 3 जो कि 2026 में प्लान किया जा रहा है। वैसे तो इट इज शेड्यूल्ड फॉर 2025, लेकिन 25-26 के आसपास की प्लानिंग है। उसमें आप एस्ट्रोनॉट्स को भेजोगे और वो मून को भेजोगे आप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द अपोलो मिशन। तो उसके बाद नासा के द्वारा पहली बार अब आपके एस्ट्रोनॉट्स को मून पे बेसिकली भेजा जाने वाला है। समझ आ गई बात? आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 तीनों में फर्क है। 1 और 2 में केवल इतना फर्क है कि उसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे लेकिन वो फ्लाई बाय करके आएंगे। एंड 3 में अगर 2 सक्सेसफुल होता है ऑब्वियसली, उसके बाद फिर आपका 3 जाएगा जिसमें कि आपके एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर फिर लैंड भी करवाया जाने वाला है। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद फिर आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मून के बहुत सारे मिशंस हमें अलग अलग देशों के द्वारा कंडक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ संबंधित एक छोटी सी चीज है दैट इज रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आर्टेमिस 2 मिशन के लिए बता रहा हूं। ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो है ये इट यूजेस द ग्रेविटेशनल किक, ठीक है। इट रिसीव्स टू एंटर अ सो कॉल्ड डिस्टेंस रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट का मतलब क्या है कि वो वाला इट विल ऑर्बिट द मून इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वन इन विच द मून स्पिन्स। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि धरती पे वापस आने के लिए जो फ्लाई बाय है उसके लिए इनको किक मिल सके, उसके लिए इनको बूस्ट मिल सके। और इसीलिए ये जो मून के स्पिनिंग की डायरेक्शन है ना, उसके विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए बेसिकली रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में ये ऐसा करते हैं। तो अगर इन केस ये सवाल आता है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट वाला, ध्यान रखिए ये मून के संबंध में है, आर्टेमिस मिशन के संबंध में है, सो दैट वो ओरायन स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर भी आ सके। बिकॉज हमें एस्ट्रोनॉट्स को एक बार भेज के वापस भी तो लेकर आना होगा, ठीक है। कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर करी है वो वापस भी तो हमें यहाँ पर चाहिए रहेगी, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये आपने आई एम वेरी श्योर 2021 के एंड में सुना होगा, दिसंबर में जब इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल। अब इसने जब इसको लॉन्च कर दिया था, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप ये है, बन चुका है। तो इसकी कई सारी जो इमेजेस हैं वो सामने आई हैं। तो वो इमेजेस कौन सी हैं वो हम देखेंगे पहली बात तो, और इसकी खासियत क्या है वो भी समझी जाएगी। तो ये JWST ऑल्सो कॉल्ड एज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज प्रोवाइडेड एस्ट्रोनॉमर्स विद अ ग्लिम्स ऑफ द अर्ली यूनिवर्स इन अ न्यू इमेज। तो आई विल जस्ट शो यू ओवर हियर। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है न्यू जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हबल टेलीस्कोप एंड JWST, और इवन इनकी फंक्शनैलिटीज में क्या फर्क है, कौन सी वेवलेंथ पे ये काम करते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कमिंग टू द इमेज जो कि इनके द्वारा कैप्चर करी गई है, तो इन्होंने गैलेक्सी क्लस्टर का एक इमेज लिया है दैट इज मैक्स 0647 एज वेल एज अ डिस्टेंट गैलेक्सी मैक्स 0647 JD। रियली बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिस्ट ने ये इंटरप्रेट करी है, व्याख्या ये करी है कि दिस माइट बी एन इवेंट ऑफ अ गैलेक्सी मर्जर इन द अर्ली यूनिवर्स। तो ये पॉसिबल है कि ये बहुत ही अर्ली यूनिवर्स में कोई गैलेक्सीज का मर्जर हुआ होगा जिसकी वजह से ये गैलेक्सी क्लस्टर हमें आज देखने को मिल रहा है। और ये विजिबल क्यों हो पाया है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज विजिबल बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। दोस्तों ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस फिनोमिना को समझ लीजिए। ये फोटो जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइट है और ये लाइट एक तरीके से बेंड हो जाती है। ये लाइट जो है ना, दिस स्टार्ट्स टू बेंड। अब ये बेंडिंग जो हो रही है इसको तो हमने ये बोल दिया कि हाँ ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हो रही है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती क्या है, ये देखिए। जो ये फिनोमिना है, इट अकर्स व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर, स्पेशली कोई मैसिव गैलेक्सी हो या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हो या फिर कोई ब्लैक होल हो, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली मैटर ही बना हुआ है। इट क्रिएट्स इतनी बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्रिएट करता है, भले ही बहुत बड़ा मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा। वो ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा क्रिएट करता है कि वो बेसिकली जो उन इलाकों में से आने वाली, जो उन एरियाज में से आने वाली जो लाइट है ना,
उसको इतना मैग्नीफाई कर देता है। इट क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट डिस्टॉर्ट्स एंड मैग्नीफाइज द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड इट। तो पीछे से आने वाली जो लाइट है, ठीक है, तो आपका ये बहुत सारा मटेरियल था, बड़ा बड़ा मटेरियल था, इसने बहुत सारा ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट किया। इनके पीछे से आने वाली जो कुछ लाइट होगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो लाइट आपको इस तरीके से गोल गोल देखने को मिलती है, डिस्टॉर्टेड देखने को मिलती है। ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये डिस्टॉर्टेड लाइट आपको देखने को मिलती है, ये आपको यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलती है। और इसी फिनोमिना को एक तरीके से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फिनोमिना कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है। दिस इज अ वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। मैं इसको डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, आने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिए, इसका संबंध JWST के साथ है, इसीलिए ये भी और इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ JWST के बारे में दो शब्द अगर बताना चाहूंगा तो इसको JWST भी कहा जाता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी कहा जाता है, या फिर सिंपली वेब भी कहा जाता है। नासा का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसको पहले NGST कहा जा रहा था, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, और ये भी अकेले नासा के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसमें यूरोप की स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी की भी हमें भूमिका देखने को मिलती है। साथ ही में इसके अगर की फीचर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पिछले साल इसको लेके सवाल नहीं आया, मुझे काफी उम्मीद है कि इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। तो ये यूनिवर्स को व्यू करता है इंफ्रारेड वाले रेज में। इट विल बी दी ओनली इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप इन स्पेस दैट कैन सी लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसका प्राइमरी मिरर अब तक का सबसे बड़ा मिरर है जो कि हमें किसी भी स्पेस टेलीस्कोप में देखने को मिला है। 6.5 मीटर्स का प्राइमरी मिरर हमें देखने को मिलता है इन डायमीटर। जितना बड़ा मिरर होगा ऑब्वियसली उतनी ज्यादा ये लाइट को कैप्चर कर पाएगा। लोकेशन ऑर्बिट जो है ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं करता है, ये बल्कि सन को ऑर्बिट करता है। अपनी पढ़ाई में याद कीजिए, आपने लैग्रांजियन पॉइंट्स का नाम सुना होगा, L1 L2 वगैरह। तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम दी अर्थ एट सेकेंड लैग्रांज पॉइंट L2। लैग्रांज पॉइंट्स की खासियत क्या होती है कि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, यानी कि ना तो वो चीज धरती की तरफ खिंचती है ना ही वो चीज सन की तरफ खिंचती है, तो ये वहां पे इक्विलिब्रियम में स्टेबल रहती है। सो L2 लेट्स टेलीस्कोप स्टे इन लाइन विद अर्थ एज इट मूव्स अराउंड द सन। दिस अलाउज सैटेलाइट्स लार्ज सन शील्ड टू प्रोटेक्ट टेलीस्कोप फ्रॉम लाइट एंड हीट ऑफ सन एंड अर्थ। तो ये वहां पे रखा गया है। तो ये ज्यादा यहाँ पर जो आपकी मतलब किरणें हैं वो ये मान लीजिए कि कोई भी लाइट या हीट है वो ना तो सन की इतनी आती है ना आपको अर्थ की इतनी देखने को मिलती है। एक अच्छी पोजीशन इसकी चूज करी गई है। इस टेबल का फोटो ले लेना काफी बार आपको हेल्प हो सकती है अगर हम बात करते हैं हबल की, वेब की और हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी की। इसका डिस्टेंस तो बिल्कुल ही नजदीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में है ये दोस्तों, 1.5 मिलियन किलोमीटर पे है सेकेंड लैग्रांज पॉइंट पे। ये भी आपको L2 पे ही देखने को मिलता है। ये बाय द वे जो हर्शल स्पेस लेबोरेटरी है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, बहुत पुरानी है, अब ये फंक्शनल नहीं है। प्राइमरी मीटर डायमीटर इसका ऑलमोस्ट 2.5 मीटर का है, 6.5 मीटर का है, इसका 3.5 मीटर का है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना ज्यादा बड़ा है। ये यंग गैलेक्सीज को ढूंढने का काम करता है इसका टेलीस्कोप, और ये न्यूबॉर्न गैलेक्सीज को ढूंढने का काम करता है, ठीक है। एंड ये मोस्टली एक्टिव स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज जो अभी एक्टिवली बना रही हैं उनको ढूंढने का काम करता है। न्यूबॉर्न ऑब्वियसली आपको ये समझना है कि जो सबसे पहले आई थी, है ना, 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, वो समझना है कि मतलब बिल्कुल जब अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी, यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइप की गैलेक्सीज को ढूंढने का प्रयास करता है। इसीलिए ये देखिए ये डिस्टेंट गैलेक्सीज को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उनकी फोटोज ले रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वेवलेंथ में इसकी खास बात क्या है, ये केवल इंफ्रारेड में काम करता है, और उसके बाद ये जो है विजिबल, यूवी एंड सम पार्ट ऑफ इंफ्रारेड में भी ये काम करने की क्षमता रखता है। सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मालूम होगा एस्ट्रोसैट को लेकर आ चुका है, और जब भी कोई इस लेवल की डेवलपमेंट होती है, फिर भले वो किसी और स्पेस एजेंसी ने ही करी हो, यूपीएससी ऐसे सवाल को पूछता ही पूछता है। सो प्लीज कीप इन माइंड कि इसको लेकर सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसने जो ऑब्जर्वेशंस करी हैं अभी तक वो भी आपको बता दूं, जुपिटर की कुछ नई इमेजेस सामने पेश करी हैं जिसमें कि इसने बताया है कि मैसिव स्टॉर्म्स, कलरफुल ऑरोरास, faint rings, 2 small moons, है ना। JWST has captured the iconic POC where new stars are forming within dense clouds of gas and dust, ठीक है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि हमें देखने को मिली एक्सो मून्स की। एक्सो प्लैनेट्स के बारे में आपने सुन रखा होगा। जो एक्सो प्लैनेट्स क्या चीज है, एक्सो प्लैनेट्स बेसिकली वो प्लैनेट्स होते हैं विच आर ऑर्बिटिंग स्टार्स अदर दैन द सन। तो जैसे हम लोग जो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है, मार्स है, वीनस है, ये प्लैनेट्स हैं, और हम किसको ऑर्बिट कर रहे हैं, हम दोस्तों सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो सन जैसे स्टार्स और भी होंगे, उन दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। तो जिस प्रकार हमारे प्लैनेट्स के मून्स हैं, तो
तो जो एक्सो प्लैनेट्स के मून्स हैं उनको एक्सो मून्स कहा जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक्सो मून्स नेचुरल सैटेलाइट्स हैं एक्सो प्लैनेट्स की। सो फार 5000 एक्सो प्लैनेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय यूजिंग सेवरल टेलीस्कोप्स, केपलर, हबल वगैरह वगैरह। However, the exomoons around any of these planets still remain untraced। तो उन प्लैनेट्स के जो मून्स थे उनको ट्रेस नहीं किया गया था, लेकिन इंडिया के साइंटिस्ट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैव डेवलप्ड अ मॉडल टू ट्रेस द हैबिटेबल एक्सोमून्स विद द हेल्प ऑफ द JWST। कि हम लोग JWST की हेल्प से, इसकी मदद से जो एक्सो प्लैनेट्स के एक्सो मून्स है ना, वो कौन से हैबिटेबल मून्स हैं उनको हम लोग ट्रेस करने का प्रयास करने वाले हैं। ये इन्होंने मॉडल यहाँ पे बना लिया है। ये इंपॉर्टेंट सही बताऊं तो नहीं है, ये क्या होता है इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है इंपॉर्टेंट है, इसको लेके सवाल आने की चांसेस बन सकते हैं। एक्सो प्लैनेट, एक्सो मून्स, बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट डेफिनेट क्वेश्चन है, मेंस में आने की पूरी संभावना है। मैंने इस साल का मेंस का पेपर नहीं देखा था, पिछले साल का। आई एम नॉट वेरी श्योर कि पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आया था। इस साल दोस्तों डेफिनेटली प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं पर भी आ सकता है। पीएम मोदी के द्वारा बेसिकली इन स्पेस का जो ये इन्होंने कुछ हेडक्वार्टर लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन इवेंट ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द इन स्पेस इन अहमदाबाद। सो इसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने बेसिकली इनवाइट किया कि प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लोग स्पेस प्रोग्राम में करवाना चाहते हैं। तो इन स्पेस एज सच अगर आप देखें तो कुछ भी चीज़ नहीं है। इन स्पेस बेसिकली क्या चीज़ है ये देखिए, इसका बल्कि इन्होंने ये बोला भी है, इसका फुल फॉर्म भी है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। तो इस तरीके से इन्होंने इसका एक्रोनिम, जो कि जनरली आजकल हम देख रहे हैं बनाया जाता है, तो वो भी इसका बना दिया गया है। इसका लोकेशन ध्यान रखिए कि ये अहमदाबाद में किया गया है। बाकी इन स्पेस एज सच जो है वो एक चीज नहीं है, उसमें बहुत चीजें हो रही हैं, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो जितने भी इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर के लिए लिए जाएंगे वो अब इसी इन स्पेस के अंतर्गत, इसी के रेडार के अंतर्गत लिए जाने वाले हैं। इसके रिसेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो हैदराबाद का कंपनी है ध्रुव स्पेस, बेंगलुरु कंपनी है दिगांतर, आपने नाम सुना होगा, दिगांतर काफी फेमस हुआ था। दे वर ऑथोराइज्ड बाय इन स्पेस फॉर लॉन्च ऑफ पेलोड्स ऑन बोर्ड द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल ऑफ PSLV C53। तो इनको इन्होंने अलाउ किया कि भाई आप लोग अपने पेलोड्स भेज सकते हैं ऑन बोर्ड दिस PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ये एक चीज है। कंपनीज का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, कहीं ना कुछ इसका रेफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड हैज बीन अनवेल्ड एट श्रीहरिकोटा। ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। लॉन्च पैड वो भी प्राइवेट, सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा, जहां पे हमें हमारा स्पेस पोर्ट देखने को मिलता है। सेकेंडली, और ये वाला जो इसी का अगर हम बात करें थर्ड का, ये प्राइवेट लॉन्च पैड का डिजाइनिंग अग्निकुल ने किया है। ये भी काफी फेमस स्टार्टअप है। एग्जीक्यूटेड इन सपोर्ट ऑफ इसरो एंड इन स्पेस। इट इज स्पेसिफिकली बिल्ट टू सपोर्ट लिक्विड स्टेज कंट्रोल्ड लॉन्चेस। मतलब कि वो लॉन्चेस जो कि लिक्विड स्टेज वाले इंजन पे आधारित हैं, उनको लॉन्च करवाने के लिए बेसिकली ये वाला लॉन्च पैड आपका रखा गया है। तो ये भी अगर ये खबर 3 है तो ये 3.1 3.2 उसी के फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं। कहानी खत्म नहीं होती है। मिशन प्रारंभ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज नंबर 4, इन्वॉल्व्ड लॉन्च ऑफ विक्रम एस। ठीक है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट बाय हैदराबाद बेस्ड अगेन स्काई रूट एरोस्पेस। इसका भी नाम आपने दोस्तों सुना होगा, ये भी थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूं। ये विक्रम एस बनाया गया है, प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है। अभी हमारे रॉकेट्स कौन से हैं? PSLV, GSLV, इवन हमने SSLV भी देखा। तो अब ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा खुद का रॉकेट बना लिया गया है, विक्रम एस। कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया में ये सब होगा, लेकिन फाइनली हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन स्पेस प्रोग्राम। अब ये सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। ये सब छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना कि ये सॉलिड स्टेज है। जैसे PSLV में हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड, है ना। तो और जैसे हम GSLV में देखते हैं सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, उसके बाद क्रायोजेनिक हो गया, है ना। तो ये वाला जो आपका सॉलिड स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, यूजिंग 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर। पेलोड कैपेसिटी 290 से 560 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी इनटू दी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स, लॉन्च्ड विद सपोर्ट फ्रॉम इसरो एंड इन स्पेस। तो वही सपोर्ट तो ऑब्वियसली इसरो और इन स्पेस दोनों देने वाले हैं। और ये बल्कि इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, जो कि अगेन लो अर्थ ऑर्बिट होता है, वहां तक आप इसको भेज सकते हैं। और पेलोड कैपेसिटी, इतने पेलोड तक आप उसको लोड करके भेज सकते हैं। प्लीज सारे फैक्ट्स ध्यान रखना, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। नाउ अगर बात करें कि प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इन स्पेस अलग चीज है। इन स्पेस इज मोर लाइक अ सेंटिमेंट, जिसके तहत सरकार ये कह रही है कि आप इन सभी चीजों को स्पेस के हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करो। वहां पर जो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं, वन इज न्यू स्पेस, इसको ए लिख देते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंट्री का पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इन द स्पेस सेक्टर एंड कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो,
विच इज एम्ड एट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज। ये क्या करना चाहते हैं कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं जिनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सके, अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके, उसके लिए इन्होंने NSIL को बिठा दिया है कि भाई आप जाओ, उनसे बातचीत करो, अपने आप को मार्केटिंग करो, और अगर इंडिया से कुछ हमें लॉन्च करना है तो आप बोलो कि हम इंडिया से आपको लॉन्च करवाने में हेल्प करवा देंगे। ऑल्सो एम्पावर टू ओन दी ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस एसेट्स ऑफ इसरो। ये बेसिकली NSIL काम कर रहा है। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा ब्राजील की सैटेलाइट थी Amazonia 1, तो वो दैट वाज लॉन्च्ड बाय NSIL, एंड वो NSIL ने फिर कंप्लीटली इसरो की मदद से ही उसको लॉन्च करवाया था। देन ISPA, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, लॉन्च्ड इन 2021। इट इज द एपेक्स नॉन प्रॉफिट बॉडी एक्सक्लूसिवली वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। केवल इसका नाम ध्यान रखना, ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, ये गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ठीक है ना। देन अंतरिक्ष काफ़ी पुरानी है, जो कि मार्केटिंग आर्म है इसरो की, और नॉट जस्ट मार्केटिंग आर्म दोस्तों, जो इसरो के द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा है उसको भी बेचने वगैरह का काम अंतरिक्ष ही करती है, तो वहां से भी सरकार काफ़ी पैसा कमाती है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सम पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन अंतरिक्ष एंड NSIL। तो अंतरिक्ष जो है वो मेनली डेटा के साथ लॉन्च करती है, कमर्शियल डील्स वगैरह अभी तक अंतरिक्ष देख रही थी, लेकिन अब वो वाला काम बेसिकली NSIL देखने वाली है। कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अंतरिक्ष का आपको हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलता है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये भी मार्केटिंग आर्म है इसरो की, टू हैंडल इसरोज कमर्शियल डील्स फॉर सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स, लेकिन अब मैंने बताया कि वो काम काफी बाइफरकेट हो गया है, काफी कुछ NSIL के पास चला गया है, अंतरिक्ष के पास जो है वो एक स्पेसिफिक काम रह गया है। सीड, स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, कंपेटिटिव अर्ली स्टेज एनकरेजमेंट प्रोग्राम टू स्टार्टअप्स एंड MSMEs इन फोकस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट टू इसरो। तो ये क्या कर रहे हैं कि अब स्पेस टेक में, स्पेस में भी स्टार्टअप्स को लाना चाहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने सीड प्रोग्राम शुरू किया है। ये सीड फंडिंग से डिराइव्ड वर्ड है। तो स्पेस में जो उद्यमी आना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए ये वाला प्रोग्राम शुरू करवाया गया है। नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ ब्लैक होल्स। इसमें क्या हुआ था, ये पिछले साल काफी उम्मीद थी कि सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ये पिछले साल एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले ही डेवलपमेंट आई थी, इसलिए शायद सवाल नहीं पूछा गया। ये दोस्तों पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी आकाश गंगा है, इसके सेंटर में इन्होंने एक ब्लैक होल को फोटोग्राफ किया है फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। ये दोस्तों इसकी फोटो है। ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस यहाँ पर दिखा करके, बिकॉज ये कुछ भी प्रॉपरली आपको विजिबल नहीं है, लेकिन यही फोटो है जो कि कैप्चर करी गई है। इसका नाम भी दिया गया है सैजिटेरियस A स्टार, स्टार कह लीजिए, एस्ट्रिस्क कह लीजिए। ये बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है। इट इज अ सुपर डुपर मैसिव ब्लैक होल सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। इट वाज रिवील्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। तो ये EHT, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। इसके जो एस्ट्रोनॉमर्स इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये वाला जो फोटो है ये कुछ और नहीं बल्कि सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि हमारे मिल्की वे के सेंटर पे लोकेटेड है। इमेज ऑफ द ब्लैक होल रेफर टू एज सैजिटेरियस A स्टार gave further support to the idea that the compact object at the center of our galaxy, ये वाकई में ब्लैक होल है। इसको सैजिटेरियस A स्टार इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज जो कॉन्स्टेलेशंस हैं सैजिटेरियस और स्कॉर्पियस की, उसके बिल्कुल बॉर्डर पे देखने को मिलता है। इसके साइज की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट 4 मिलियन टाइम्स मोर मैसिव देन अवर सन। ये वाला फैक्ट भी आप लोग को ध्यान रखना है, आई एम श्योर आपको याद होगा ये, ठीक है। कमिंग टू EHT, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप है, लेकिन ये फैला हुआ है। इसके अलग अलग आपको जो डिशेस देखने को मिलती हैं, जहां जहां से ऑब्जर्वेटरीज देखने को मिलती हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जो कि आप देख सकते हैं। ये बहुत, एक, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, आई थिंक टोटल 8 जगह पे है वैसे ये, ठीक है। तो दिस इज द रीजन ऑफ स्पेस। इसमें इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते होंगे, हाँ 8 ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई हैं, जगह आई थिंक कम है। वर्चुअल अर्थ साइज टेलीस्कोप इन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है और इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये बहुत बड़ा एरिया विजुलाइज कर सकता है। तो ये स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप नहीं है, अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप है। 2019 एस्ट्रोनॉमर्स कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर फोटोग्राफ ऑफ अ ब्लैक होल M87। कोई दूर की गैलेक्सी थी जिसका नाम था मेसियर 87, उसमें इन्होंने ब्लैक होल की फोटो ली थी। वो पहली बार था कि ब्लैक होल की फोटो ली थी। अभी इन्होंने मिल्की वे में आने वाले ब्लैक होल की फोटो ली है। इवेंट होराइजन बाय द वे टेक्निकल वर्ड है जिसके नाम पे टेलीस्कोप रखा हुआ है। ये ऐसा रीजन होता है हमारे स्पेस का बियॉन्ड द ब्लैक होल कॉल्ड द इवेंट होराइजन। ऐसा पॉइंट होता है जहां से वापस आना इतना ऑलमोस्ट मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज वहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ब्लैक होल के इतने बढ़ जाते हैं कि आप उस मतलब आप यूनिवर्स की तरीके से एस्केप कर जाते हैं, तो वहां से वापस आना इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उस एरिया को इवेंट होराइजन कहा जाता है। नाउ
लास्टली ब्लैक होल्स की बात करें, कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1915 में, लेकिन टर्म जो है दिस वाज कॉइंड बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन आर्गीबाल्ड व्हीलर। उन्होंने मिड 1960s में इस टर्म का नाम दिया था और इन्होंने ब्लैक होल्स को यहाँ पे इनका वर्गीकरण भी किया हुआ है इन 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन साइज। अगर फ्यू सोलर मासेस का है, ठीक है, तो वो एक अलग फर्स्ट कैटेगरी में है। अगर बहुत बड़ा है तो उसको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू बिलियंस ऑफ टाइम्स दैट ऑफ द सन, मतलब सन को इन्होंने बेंचमार्क रखा है, उसके हिसाब से बताया है कि वो अगर 100 टाइम्स बड़ा है तो सुपर मैसिव है, अगर 10 टाइम्स बड़ा है तो फिर वो आपका नॉर्मल उसको ब्लैक होल कहा जाता है। नाउ इसको लेकर सवाल आया था ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर, 2 बार यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। दे आर क्रिएटेड व्हेन 2 ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज। ये दोस्तों डेवलपमेंट 2016 में हुई थी, जब आपको याद होगा वो लीगो वाली जो ऑब्जर्वेटरी है वो सुर्खियों में आई थी और फिर इमीडिएटली यूपीएससी ने सवाल इसके बारे में पूछ लिया था। तो ये कहानी है जो कि डिस्कस करनी थी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कुछ और टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊंगा। साइंस एंड टेक में क्या रहता है कि कहीं से भी सवाल आने की संभावना होती है और साइंस एंड टेक का सिलेबस भी तो करंट का ही सिलेबस है, तो यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द करंट अफेयर्स टॉपिक्स। ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि ज़्यादातर फोकस आप करंट पे रखें और साइंस एंड टेक में कोई भी गलती नहीं करनी है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं दोस्तों वो भी ले सकते हैं। पाथफाइंडर की मात्र 3000 में अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में अवेलेबल है। इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।